नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। केंद्र देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों और 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम आज घोषित हुए। ज़्यादातर सीटों के नतीजे आ चुके हैं। हिमाचल की तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, तो वहीं पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के खाते में गई है। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें दोनों सीटों पर जेडीयू की जीत हुई है। इन सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान हुआ था। 3 लोकसभा सीटों दादरा और नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश की मंडी और मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे। विधानसभा उपचुनाव असम की 5, पश्चिम बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मेघालय की 3-3, बिहार, कर्नाटक और राजस्थान की 2-2 और आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना की 1-1 सीट के लिए हुआ था। इन 29 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के पास पहले करीब आधा दर्जन सीटें थीं, वहीं कांग्रेस के पास 9 और बाकी सीटें क्षेत्रीय दलों के पास थी। इस प्रकार से इस बार उपचुनावों का परिणाम मिला जुला ही रहा है। आज राष्ट्र धर्म में चर्चा इसी बात की होगी कि क्या आज के नतीजे 2024 के लोकसभा चुनावों की पटकथा लिखेंगे और क्या आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इसे एक सेमीफाइनल मैच के रूप में देखा जाए। लेकिन इससे जो चीज़ें हमको सीखने को मिलेंगी, तो निश्चित रूप से उन बातों पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और राजनीतिक क्षेत्र में ये दौर सभी दलों के साथ इस तरह के आते रहते हैं, कभी जीत कभी हार, और आगे की रूपरेखा बनाएंगे और उस पर काम करके निश्चित रूप से 2022 का जो लक्ष्य है उसमें हम जीत कैसे सकते हैं, किस प्रकार हम जीत हासिल करें। मध्य प्रदेश की ये विजय चमत्कारी है, विशेषकर पृथ्वीपुर और जोबट विधानसभा। ये दोनों विधानसभाएं कांग्रेस का अभेद गढ़ रही है। पृथ्वीपुर में पिछले 2018 के चुनाव में हमको कुल 12,000 वोट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पे थी। जब हमने प्रारंभ किया था तो ये सोच कर प्रारंभ किया था कि मुकाबला अच्छा हो जाए, ऐसा ना हो कि ठीक से मुकाबला ही ना हो पाए। वहाँ से बढ़ते बढ़ते और बसपा के अनुपस्थित रहने के बाद भी पिछले चुनाव में 31,000 वोट बसपा को मिले थे। भारतीय जनता पार्टी का जीतना मध्य प्रदेश की राजनीति में एक चमत्कार से कम नहीं है। ये जनता के प्यार और विश्वास का प्रतीक है। Today's electoral victory in Assam in 5 seats, it is not a normal victory because in every seat we got victory margins which we could not achieve even during the general election. In some of the constituency we have seen margins which have never been seen by the political history of those particular constituency. We own 5 seats, probably that is an understatement. We own all the 5 seats by huge and huge margin. मैंने अपनी जिंदगी में पहला ये चुनाव देखा है जिसके अंदर इतनी बड़ी हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। इसमें प्रजातंत्र का पूर्ण रूप से गला घोट दिया गया। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरह से खुली बोली लग रही थी मतदाताओं की। उसके बावजूद सरकार चुनाव हारी है तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अबे जी मार्जिन काफ़ी कम अभी तक दिखाई कम नहीं है, मेरा मार्जिन बहुत बड़ा था और हॉर्स ट्रेडिंग अगर नहीं होती तो मैं ये इलेक्शन 30,000 वोट से जीतता। यहाँ तो कितना करोड़ों रुपया बंटा है, कितना सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, ये सब तुमने अपनी आंखों से देखा है। सारी चीज़ें आपने स्वयं आकलन किया है, आपने जा करके देखा है।
और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा जी, स्वागत आपका एएनबी पर। विपिन जी, ये जो छत्रपों को जब एनडीए सत्ता में आया, छत्रपों को धीरे धीरे दूर किया गया और छत्रपों की भूमिका कम की गई, लेकिन इन्हीं छत्रपों ने आज दिल्ली की नाक में दम कर दिया है और छत्रपों ने राज्यों में सत्ता के ख्वाब को उनके बिना अधूरा सा घोषित कर दिया है। कैसे देखते हैं इसको? त्रिशूल जी, दोनों पहलू हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर आप पिछले चुनावों की बात करें तो वहां पर 29 जो विधानसभा के जो चुनाव लड़े गए थे, उपचुनाव, तो वहां पर 12 सीटें भाजपा ने जीती थी, 9 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और बाकी अन्य जो क्षत्रप हैं उन लोगों ने जीती थी। तो यहाँ पर अब समीकरण जो बदले हैं, और अगर आप 3 राज्यों की बात करें खासतौर पे, कि आप हिमाचल की बात करें, हरियाणा की बात करते हैं और नॉर्थ ईस्ट की बात करें वहां पर, तो वहां पर निश्चित बात है कि भाजपा को नुकसान हुआ है। और भाजपा तो उसको दूसरे तरीके से देखेगी, बोलेगी कि भाई आप असम में हमारा देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए कि हमने कैसा, और यहाँ पर हमने क्या बढ़ोतरी हम लोगों को मिली है। तो वो तो जब आकलन करा जाएगा तब वो बिल्कुल सारी बातों को मद्देनजर रखा जाएगा। लेकिन बहरहाल जो भी चुनाव के परिणाम आए, उपचुनावों के परिणाम आए, तो उनको सर माथे लेना पड़ेगा, आत्मंथन करने की आवश्यकता है सारे राजनीतिक दलों को। और क्योंकि सत्ता पक्ष में, सत्ता में इस समय भाजपा है और बार बार ये बोल रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता कि हम सिर्फ ये कहना कि हम लोग सिर्फ कुछ राज्यों में हैं और कुछ राज्यों वाली भाजपा पार्टी है, सिर्फ हम के लोकसभा के चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं, तो वो भाजपा को भी आत्मंथन करने की आवश्यकता है। बड़े बड़े यहाँ पर जिस दमखम से निकले थे पश्चिम बंगाल में, बार बार बोलते थे दोहरा शतक लगाएंगे, तो 100 पार भी नहीं हो पाए थे। और यहाँ पर अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है अगले वर्ष, तो यहाँ पर अभी से बातें बोली जा रही हैं कि हम लोग 300 पार करेंगे। तो यहाँ पर चुनौतियों का भरमार है। जनता जनार्दन होती है, जनता को किस चीज की अपेक्षा है वो समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर अगर जनता कोई राजनीतिक दल जनता से दूर जा रही है, उनको आत्मंथन करने की आवश्यकता है। इधर मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। अभी भले ही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस समय खुश नजर आ रहे हैं, यहाँ पर अपनी जो संगठन है उसको बार बार अच्छा संदेश दे रहे हैं कि यहाँ पर ये नफरत की हार है, तो आज जो परिणाम आए, लेकिन वहां पर आत्मंथन करने की आवश्यकता सारे राजनीतिक दलों को है। आप ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। आपने दिल्ली की बात करी, दिल्ली देश की धड़कन है और यहाँ पर राजधानी भी है, देश की धड़कन भी है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर एक दौर वो था जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हुआ करती थी। मैं खुद विधानसभा जाया करता था, जहां नजर आप डालें वहां पर कांग्रेस के विधायक बैठे होते थे। और आज ये सूरत हाल है कि 2 विधानसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है। जैसे क्रिकेट में कहते हैं कि बिना खाता खोले बैट्समैन आउट हो जाता है डक पे, तो ये डक वाला हिसाब किताब कांग्रेस का रहा है। विपिन जी, हमारे साथ अरुण यादव जुड़े हैं बीजेपी से। अरुण यादव जी, स्वागत आपका एएनबी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। अरुण जी, एक सवाल पूछना चाहेंगे कि एंटी इनकम्बेंसी हिमाचल में दिखती है और हिमाचल में आप सीटें हार जाते हैं, वैसा का वैसा ही ट्रेंड राजस्थान में है, जहां पर एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है, लेकिन वहां पर 3 साल की अशोक गहलोत सरकार में कहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखती और कांग्रेस के दोनों विधायक जीत जाते हैं। ये कैसे हुआ? देखिए, जो भी विधानसभा चुनाव हुए होंगे वो उन इलाकों में, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है वहाँ की ग्राउंड इंफॉर्मेशन की। अच्छा, आपको कहाँ की जानकारी है? वहीं से संबंधित सवाल पूछ लें। जी, हरियाणा से हम ऐलनाबाद चुनाव की बात करते हैं। तो सर, ऐलनाबाद में भी आप हार गए? नहीं, ऐलनाबाद में जो लोग आप ही के कार्यक्रम में अभी परसों आपने और हमने डिबेट की थी, 40,000 वोटों से जीतने का दम भर रहे थे, और आज उनकी क्या हालत हुई है ये सबने देखा है। अरे सर, ये बात नहीं होती है सर। जो जीत गया वो जीत गया, जो हार गया वो हार गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप चुनाव हार गए। नहीं, आपकी बात नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं अभय चौटाला जी को बधाई भी देता हूँ कि वो आप बधाई दो, आप बधाई दो, उनको दुश्मनी का मैसेज भेजो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन सर, जो जीत गया वो जीत गया, जो हार गया वो हार गया।
और बिल्कुल। और आपके सर, आपके जो जितने भी आज प्रवक्ता और जितने भी आज कद्दावर, जो खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जिस तरह बयान दिए हथियार डालते हुए, ये भी सर अच्छा नहीं लगा। जिस तरह आप एकदम पूरा मैदान में घेर के कब्जा करके और पूरा वो करते थे, मोर्चा जीतते थे, आज हथियार जिस तरह डाले वो भी ठीक नहीं रहा। देखिए, सतीश पूनिया जी ने क्या किया है और जयराम ठाकुर जी ने क्या किया, उस पर टिप्पणी ना करते हुए अगर हम हरियाणा की बात करें, हाँ। तो आज हरियाणा में अगर देखा जाएगा तो जिनके दम से जो कहते थे हम एक सीट लाके 40,000 वोटों से जीतेंगे, आज उनकी जीत सिर्फ 5,000 वोटों से हुई है। हमारा जो पिछली बार हमने 45,000 तकरीबन वोट पाए थे, आज वो बढ़ के 60,000 हो गए। सर आपकी सरकार के नाम पे, आपकी सरकार थी हरियाणा में, सरकार थी आपकी। हाँ, तो सरकार थी तो हमने अच्छे काम किए, तभी तो लोगों ने हमारा समर्थन किया है। और जो गढ़ कहते थे कि ये हमारा गढ़ है, ये जो हमारा गढ़ है, तो अब कोई गढ़ नहीं है। आईएनएलडी जो दम भरती थी कि किसानों के नाम पे जो अराजकता उन्होंने फैला रखी थी, जो गुंडागर्दी वो इलाहाबाद में करते थे, हमारे कैंडिडेट को प्रचार के लिए भी घुसने देते थे, नहीं देते थे। तो मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि इलाहाबाद की जनता इस गुंडागर्दी को जवाब देगी, और आज उन्होंने जवाब दिया भी है। अब सर ये तो आप ही जानते हैं कैसा जवाब है और कैसा सवाल है, ये तो आप ही जाने। 5,000 मात्र वोटों से जो 50 हजार वोटों का दम भरते थे जीत का, आज उनकी स्थिति देखिए आप क्या रह गई है। एक बार अरुण यादव जी हमारे संग राजनीतिक विश्लेषक बैठे, विपिन शर्मा जी। विपिन शर्मा जी जो सवाल का जवाब जो दे रहे हैं अरुण यादव जी, आप समझ पा रहे हैं इस बात को? देखिए त्रिशूल जी, ऐसा है कि यहाँ पर जब जनता अपना जनादेश देती है उसको सर माथे लेना चाहिए और वह स्वीकारना चाहिए कि यहाँ पर अगर हमसे हमारी कमियां रह गई हैं, जिस ने हमने नकार दिया है, तो आता है कि आप हार में भी ग्रेसफुल हों और आप समझें, बोले आप कि आत्ममंथन करेंगे हम लोग, और जो हमसे जो जनता नाराज है उसको हम उनकी नाराजगी दूर करेंगे कि इसके आप बजाय आप बोले कि यहाँ पर हमारा वोट बैंक शेयर बड़ा है, तो वो बातें जनता के गले नहीं उतरती यहाँ पर और अच्छा संदेश नहीं जाता। यहाँ पर समय की पुकार ये है, चुनौती हमने। एक सवाल ये है कि ये आंकड़े लेके कौन घूमेगा पूरे विधानसभा में, पूरे लोकसभा क्षेत्र में? ये आंकड़े लेके कौन घूमेगा? घूमेगा तो विधायक ही। तो फिर ये स्वीकार करने में क्या हर्ज है कि विधायक जीत गया, उस पार्टी का जीत गया? ये आंकड़े लेके कौन घूमेगा? आप राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, इतना पूरा सब देखते हैं, तमाम चैनलों पे जाते हैं, एक लंबी यात्रा आपकी रही है, ये मुझे ये बता दीजिए आंकड़े लेके कौन घूमेगा? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल निश्चित बात है यहाँ पर कि आंकड़े लेके कौन घूमेगा। और यहाँ पर जनता को किस चीज की अपेक्षा है? जनता अगर आपको उपचुनाव में, चुनावों में अगर आपको हार का सामना करना पड़ता है, किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी बड़े वरिष्ठ नेता को, तो वहां पर सबसे पहले दायित्व बनता है कि आप पहले स्वीकारें और दूसरे जो आपके सामने खड़े हैं विपक्ष में, उसको आप उनके जीत का श्रेय दें, बधाई दें। यहाँ पर इसके आप विपरीत अगर आप वो उसमें दूसरी बातों का निष्कर्ष निकालते हैं, तो वो बात मुझे नहीं लगता कहीं की समझ है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो उभर के आई है इन उपचुनावों में, कि यहाँ पर क्योंकि और भी 3 लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं, जहां पर वो भी परिणाम आए हैं, आश्चर्यचकित करने वाले परिणाम आए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कांग्रेस, जो बार बार बोला जाता था कि कांग्रेस को आप राइट ऑफ कर रहे हैं और कांग्रेस अब किसी तरह से नहीं है, क्योंकि ये बात तो एक तय है, एक कड़वा सच है कि कांग्रेस सिर्फ महज बोलने में यकीन करती है कि हम संगठन को मजबूत करेंगे, लेकिन जब करने की बात आती है, एक तरफ बोलते हैं युवाओं को हम तवज्जो देंगे, लेकिन यहाँ पर वो महज बातों में रह जाता है। लेकिन अब जो कम से कम उपचुनाव आए हैं, वेकअप कॉल होगी ये भाजपा के लिए कम से कम, कि जो उनको जो ये आप हरियाणा की बात करें, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों की बात करें, हिमाचल में खास तौर पे, और यहाँ पर आप अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, मैं पश्चिम बंगाल का हम इस चर्चा में जिक्र करना बहुत अनिवार्य है यहाँ पर त्रिशूल जी, क्योंकि यहाँ पर चारों जो सीटें टीएमसी ने बाजी मारी है, सवाल ये पैदा होता है कि इस समय वामपंथी दल कहां पर है, कांग्रेस कहां पर है, क्या मैदान में थे? क्योंकि यहाँ पर दूसरे नंबर पे सारी सीटों में भाजपा है यहाँ पर, और सीधी टक्कर जो है भाजपा की और टीएमसी की रही है। और उसी तरह से अगर आप बात करें कि जो
अगले वर्ष चुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और भी राज्यों में है, लेकिन ज्यादा जो है फोकस रहेगा उत्तर प्रदेश के चुनावों में। जिस तरह से हमने देखा कि पश्चिम बंगाल, बाकी राज्यों में भी चुनाव थे, पश्चिम बंगाल पे सारा ध्यान केंद्रित हो गया था, तो यहां पर सीधे टक्कर जो है भाजपा की और समाजवादी पार्टी की होगी। तो सवाल ये होता है, $1 मिलियन सवाल ये है, कांग्रेस कहां है मैदान में, जिसका स्वर्णिम इतिहास रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में। आजादी के बाद किसकी सरकारें रही हैं? विपिन शर्मा जी पूछ लेंगे, अभी कृष्णजून हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक जो सामाजिक व्यवस्था है, इसमें क्या होता है कि दूर का रिश्तेदार बहुत नज़दीक होता है, लेकिन उससे सारी चीज़ें शेयर की जाती है, लेकिन संबंध पड़ोसी से बना के रखे जाते हैं, क्योंकि आधी रात को जब भी काम आता है पड़ोसी काम आता है। छत्रप उसी तरह से है। छत्रपों को ये विश्वास इसीलिए दिया गया, उन्हें पता है कि सबसे पहले छत्रप खड़ा होगा, राज्य के विकास की बात होगी तो। दूर का रिश्तेदार विश्वसनीय है तो वो बात होती है और वो कहीं जीते हैं। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए चलते हैं चर्चा पर। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़े हुए हैं। कृष्णजून जी, कांग्रेस क्या कर रही है या क्या नहीं कर रही है तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन अभी जो हुआ है वो बेहतर हो गया है आपके लिए। अब ऐसे में अपनी स्थिति को और कितना बेहतर बना सकते हैं, ये आपके लिए चिंतन का विषय है। जो बीजेपी का चिंतन है वो तो बीजेपी करती रहेगी, लेकिन आपके लिए भी ये कमबैक हुआ है। नमस्कार जी। जी देखिए, ये बात जो आप कह रहे हैं, आपकी बात से मैं सहमत हूं। हम अपने हार का मंथन करेंगे और कारणों को जानने की कोशिश करेंगे पहली बात। दूसरी बात ये कि ये चुनाव कांग्रेस, अभय या बीजेपी नहीं रह गया था, ये चुनाव बन गया था बीजेपी वर्सेस किसान। और सीधी सी बात है, अभय जी ने किसानों के लिए इस्तीफा दिया था और वो बड़ा नाम भी था, उनका गृह क्षेत्र भी था, तो इस बात का निसंदेह उनको फायदा मिला है। इस बात में कोई शक नहीं कि किसानों ने ये देखा कि कौन सा उम्मीदवार बीजेपी को हरा रहा है, तो उनको अभय ज्यादा स्ट्रांग लगे तो अभय जी की तरफ चले गए। दूसरी बात, जो अभी हमारे साथी बीजेपी वाले कह रहे थे कि हमारी इतनी वोट बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, उनको मैं ये याद दिलाना चाहूंगा कि 3-3 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही थी, और जितना अभय जी का गृह क्षेत्र है उतना ही गृह क्षेत्र वो दुष्यंत चौटाला जी का भी है। दोनों भाइयों ने बीजेपी के इतने उम्मीदवार नहीं, नेता इतना जोर नहीं लगा रहे थे चुनाव में जितने दोनों भाई ये लगा रहे थे। और अकेला हरियाणा की बात ना करें, पूरे देश की बात करें, बीजेपी बुरी तरह आ रही है सारी जगह। राजस्थान में इनकी जमानत जब्त हुई है, हिमाचल में जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से आते हैं वहां पे इनकी जमानतें जब्त हुई, लोकसभा चुनाव ये आ रहे हैं। बंगाल में आज तक का विधानसभा चुनाव का मेरे ख्याल से रिकॉर्ड बना है देश के इतिहास में कि सबसे ज्यादा मार्जिन से हारी है बीजेपी। पूरे देश का आज तक का 1950 से लेकर आज तक का जो रिकॉर्ड बनाया है वो रिकॉर्ड है कि मेरे ख्याल से कि बीजेपी इतनी बुरी तरह हारी विधानसभा चुनाव में। तो ये बीजेपी का जो झूठ नफरत की राजनीति थी, इसका अंत शुरू हो गया पूरे देश में। जो जहाँ बीजेपी को हराता हुआ दिख रहा है, जनता उसी को वोट दे रही है। ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। अभय जी को मैं बधाई देता हूँ। इंतजार है कि भय और अभय के बीच में कांग्रेस कब निर्भय होगी, ये भी इंतजार है जनता को। नहीं जी, देखो ऐसा है, सेम 1 साल पहले हरियाणा में बाई इलेक्शन हुआ था, दूसरा बड़ौदा में, वहां पे कांग्रेस ने बहुत शानदार जीत दर्ज की थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे अभय जी बड़ा चेहरा थे, उनका गृह क्षेत्र भी था, और चुनाव बन गया बीजेपी वर्सेस जो बीजेपी को हरा रहा है, ये कारण रहा है। और आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हम भी अपना हार का निष्कर्ष निकालेंगे। ये निष्कर्ष ये निकालिए कि भय और अभय के बीच में आप कैसे निर्भय होंगे, ये रुख अपना बताइए, निर्भय होने का रुख बताइए अपना। अरुण यादव जी, आज एकदम बीजेपी जो तेवर था वो कहीं एक पूरा
समीक्षात्मक उसकी परिभाषा हो गई है और कहीं अग्नि परीक्षा के बीच में खड़े हैं आप। अगर ऐसी ही परफॉर्मेंस रही तो बहुत अब तो लंबा कोई चिंतन शिविर बनाना पड़ेगा आपको, कोई 7 दिन का या 15 दिन का। हमारे लिए हर चुनाव एक परीक्षा के रूप में लिया जाता है और इस चाहे बार वो परीक्षा बंगाल ज्यादा हो गई। नहीं, हम हर परीक्षा में सफल होते हैं और अपना पूरा प्रयास करते हैं। जहां पर हमारी कभी जमानतें जब्त होती थी, आज हम उस स्थिति में पड़े हैं कि या तो हम जीत हासिल कर रहे हैं या हम सेकंड नंबर पे आ रहे हैं। हमारा वोट परसेंटेज उसमें बढ़ता जा रहा है। रही बात परीक्षा की, तो हमारे लिए हर चुनाव ही अग्नि परीक्षा होता है और उसको हर किसी ना किसी चीज का सेमीफाइनल, फाइनल इस रूप में ही देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी को ही हर जगह, चाहे वो तमिलनाडु हो चाहे असम हो, हर जगह हमें ही मेन कंटेंडर मांगना जाता है। कांग्रेस के लिए अब कुछ बचा नहीं है यहाँ पर। आप सर, आप चारों कोने घेर के खेलते हो इसलिए आपको माना जाता है। आप चारों कोने घेर के नहीं खेलो तो आपको कौन माने? आप चारों कोने घेर लेते हो और जहां आपके रिकॉर्ड बनते थे वहां आज आपकी जमानत जब्त हो गई। लेकिन राजस्थान में बीजेपी तीसरे नंबर और चौथे नंबर पर रही है। मैं वही कह रहा हूँ, कई बार क्या होता है, लोकल फैक्टर्स ज्यादा हावी हो जाते हैं, तो इसलिए वहां पे हमें राजस्थान की जो हमारी यूनिट है उसका पूरा मंथन करके सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में उसको कैसे सुधारा जाए, वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में उसको कैसे सुधारा जाए, वहां की यूनिट उसको तय करेगी। वसुंधरा राजे का नेतृत्व होता तो ये दिन ही नहीं आते। पूरी जनता कह रही है, सब लोग कहते हैं, सारी जितनी संघ की समीक्षाएं सब निकल चुकी हैं। विपिन शर्मा जी, कहीं जब सत्ता में आप प्रभावशाली ढंग से व्यापक हो जाते हैं तब लगता है कि हठधर्मिता छोड़ के और धीरे धीरे शने शने ये चिंतन भी करते रहना चाहिए कि कहाँ पे क्या कमी रह गई है, और शायद वो कमी आज आपको बीजेपी में दिखती है। ब्रेक पे जाने से पहले एक बात बोली थी कि आपने क्षेत्रीय क्षत्रपों के बारे में बोला कि पहले कौन याद आता है, कि पहले पड़ोसी याद आता है। तो अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली के संदर्भ में बात करें, तो एक नारा चला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। क्योंकि यहाँ पर लोग भली बात समझते हैं, भले ही उस समय अगर वो, क्योंकि विधानसभा के चुनाव, राज्यों के चुनाव और केंद्र के चुनाव में जमीन आसमान का अंतर होता है, और 21वीं सदी की जनता है ये, और वो भली भांति समझती है इन चुनावों में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर केंद्र में अलग पैटर्न था, वोटिंग पैटर्न, जब वो निकले अपना मत डालने, और यहाँ पर जब राज्यों के चुनाव में उनको पता था कि राज्यों की जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, वो कौन दूर कर सकता है। तो वो केंद्र के नेता, ये वहां पर नरेंद्र मोदी नहीं, वहां पर उनको अरविंद केजरीवाल पे उन्होंने भरोसा जताया। यही कारण है कि 2 विधानसभा के चुनावों में आम आदमी पार्टी ने बाजी नहीं मारी, प्रचंड बहुमत मिला उनको लोगों का। तो ये लोगों को समझ आना चाहिए। दोनों ये जो बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, भाजपा और कांग्रेस, इनको काफी सीख लेनी चाहिए आम आदमी पार्टी से, कि जो ये जिस तरह से इनका जो पूरे देश में ये जो जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, अब आप उत्तराखंड की बात करें, गोवा की बात करें, पंजाब की बात करें, तो वो दिन दूर नहीं कि जब ये दूसरे नंबर पे होंगे अभी सत्ता पाने के लिए, कि केंद्र में ये सरकार बनाने, तो वो अभी दिन काफी दूर है। लेकिन यहां पर कि ये मुख्य विपक्ष की भूमिका में सामने आ जाएं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को पीछे कर दें, तो वो भी उसकी काफी प्रबल संभावना है। तो ये मंथन करने की आवश्यकता है सारे राजनीतिक दलों को, भाजपा को खास तौर पे, क्योंकि यहां पर सिर्फ ये कहना कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं कि दूसरी बारी 2014 के मुकाबले 2019 में और बड़ा प्रचंड बहुमत हमारे को मिला, तो ये क्योंकि वक्त बदलते, समीकरण बदलते देर नहीं लगती यहाँ पर। और किसान आंदोलन हम देख रहे हैं कि कैसे किसान, देश का अन्नदाता जिसको हम नमन करते हैं, सलाम करते हैं, वो आक्रोशित बैठा हुआ है। बेवजह तो बैठा नहीं आंदोलन पे, कोई तो कारण होगा। वो अलग बात है कि सरकार की तरफ से प्रयास पूरे जारी हैं। यहाँ पर कितने दौर की वार्ता उनके साथ हुई है, एक क्लोज डोर पॉलिसी तो है नहीं, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन ये सवाल एक आम आदमी पूछ रहा है कि जब देश के सैनिकों के साथ, जवानों के साथ दिवाली मना सकते हैं प्रधानमंत्री देश के, जिन पे हमें गर्व है, पूरा भरोसा है, और रविवार को मन की बात करते हैं देशवासियों के साथ, तो किस चीज का इंतजार है? प्रधानमंत्री भी खुद मैदान में उतरे। अभी जो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था कि वो बात बोल रहे थे, मैं उनके साथ इत्तेफाक रखता हूं कि जब किसान आक्रोशित है और उसका अभी आप देखेंगे आने वाले चुनावों में कि उसका क्या
उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है विपिन भाजपा को? शर्मा तो जी। समय रहते अगर आप समस्या का समाधान नहीं निकालते विपिन तो शर्मा ये जी। कहां की समझ हुई? यहाँ पर प्रधानमंत्री को खुद मैदान में उतरना चाहिए, किसान भाइयों की समस्या समझनी चाहिए कि कृषि कानूनों को लेकर अगर उन्होंने कोई ऐतराज जताया है तो बीच का कुछ रास्ता निकलना चाहिए। ये देश हम सबका है। बिल्कुल। अरुण यादव जी, आप चुनाव क्यों हारे हैं? एक लाइन में इसका जवाब देता हूं, बाकी उसका विवरण आप दीजिएगा। जो संक्षिप्त विवरण है कि आपने लोगों की उम्मीदें इतनी ज़्यादा जगा दी कि लोगों की अपेक्षाएं आपसे बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और शायद जब वो आपसे अपेक्षाओं को कहीं आकलन करते हैं तो लगता है कि अपेक्षाएं कम पूरी हो रही हैं, और शायद इसीलिए आपको ये अग्नि परीक्षा देनी पड़ी उपचुनाव में। अरुण यादव जी। जी, अग्नि परीक्षा हम देते रहेंगे और अपेक्षाएं उसी से की जाती है जिसके पास उम्मीद हो कि ये हमारी अपेक्षाएं अरे पूर्ण सर, ज्यादा करेगा। अग्नि परीक्षा दोगे तो जल जाओगे सर। अरे सर, बिल्कुल नहीं जलेंगे, आप सुनिए मेरी बात। हाँ। भाई, किसानों के लिए आंदोलन जो अभी हमारे माननीय विपिन जी बता रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक जो हैं, पूरे देश में अगर किसानों के लिए किसी एमएलए ने चुनाव छोड़ा या अपनी विधानसभा छोड़ी, वो अभय चौटाला जी थे। आज उनकी क्या हालत हुई है? क्या हालत हुई है सर? 5,000 वोटों से हारे। पिछली बार जीते हैं, पिछली बार 12,000 से जीते थे। सर ये आप फिर वही पुराना राग। कृष्ण जी, आपका जो कमबैक हुआ है और कहीं आपको एक बढ़त मिली है, तो उस बढ़त को कैसे देखते हैं? कृष्ण जी के पास हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। विपिन जी, पूरा ओवरऑल एक कंक्लूजन देखते हैं कि ये जो सब हुआ है, उपचुनाव के नतीजे आए हैं, इससे बीजेपी और कांग्रेस को क्या करना चाहिए? एक छोटा सा जवाब आपका। विपिन जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बताइए, प्लीज आप दोहराइए, प्रश्न दोहराइए। विपिन जी, ये जो आज हुआ है उपचुनाव में, तो बीजेपी और कांग्रेस को किस रास्ते पे चलना चाहिए? बिल्कुल निश्चित बात है, मंथन करने की आवश्यकता है। मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, जब यूपी और बिहार के चुनाव लड़े जाते थे 2 दशक पहले, तो वहां पर क्या बोला जाता था? बार बार एक शब्द इस्तेमाल होता था, बाहुबल, कि बाहुबली आते थे मैदान में और कैसे बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी। अब ये एक नया फैशन बन गया है कि अगर आप चुनाव के नतीजे आपके मन मुताबिक नहीं आते, आप चुनाव हार जाते हैं, तो वहां पर ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल में हमने सुनने का आया, ईवीएम नहीं है, एमवीएम है, मोदी वोटिंग मशीन है। तो ये बड़ा दुखद होता है कि जब आप चुनाव हार जाते हैं तब आप ठीकरा फोड़ना शुरू कर देते हैं ईवीएम पर। तो ये इससे बचना चाहिए। दूसरी बात ये है कि यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे अभी मैं सुन रहा था प्रवक्ता को जो बोल रहे थे मेरे से पहले, वो बोल रहे थे कि हरियाणा में क्या हुआ, या दूसरा उदाहरण दे रहे थे किसी राज्य का, कि इन उपचुनावों के संदर्भ में जब बात हो रही थी, तो यहां पर पश्चिम बंगाल का भी उदाहरण देना चाहिए कि हमने क्या देखा। पश्चिम जो राज्य के चुनाव हुए, वहां पर रक्त चरित्र राजनीति, जो खूनी बवाल देखने को मिला, उससे पूरा देश ही शर्मसार नहीं हुआ। अंतरराष्ट्रीय पटल पे हमारे देश की छवि धूमिल हुई। ऐसा बिल्कुल अभूतपूर्व था, ऐसा देखने को कभी पहले मिला नहीं कि जो खूनी बवाल मचा था, कितने लोगों ने जान गंवाई, उसका जिम्मेदार कौन है? तो वो कहना बहुत आसान होता है कि वहां पर भी काफी ज्वलंत सवाल है, लगा रखे। ज्वलंत सवाल है। समय समाप्त हो रहा है। विपिन शर्मा जी आपका, अरुण यादव जी, कृष्णजून जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट से जुड़ने के लिए। उपचुनाव की समीक्षा के तौर पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को मंथन करना होगा और छत्रम्पों को अपनी नई भूमिका को और मजबूत करना होगा और देखना होगा कि कहां वो जनता की उम्मीद पर खरे उतर सकते हैं। बहरहाल ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB।